रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 और उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो हमारा जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर है ये। चैप्टर का नेम क्या है जी? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये चैप्टर नंबर 18 है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पे बात करने से पहले मैं बात करूंगा एटम से। देखिए भाई, एटम बेसिकली क्या है? ये सबसे पहले जो है 585 में 585 में 585 में सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम जो था वो डेमोक्राइटस था। डेमोक्राइटस 585 बीसी, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले। मतलब अभी जो आपका ईयर चल रहा है वो ईडी है आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो चलता थे ईयर्स, वो बी एस था बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ये 585 की बात है जब उसने एक पॉस्टुलेट बनाया था, पेश किया था। डेमोक्राइटस ने क्या पॉस्टुलेट बयान किया था? उसने ये बताया था कि भाई जो मैटर होता है, मैटर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको उसने नाम दिया एटम। और एटम उसने कहा कि ये जो पार्टिकल एटम है ये सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी उस वक्त के दौर के लिहाज से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था वो एटम था। और इसका नाम एटम भी इस वजह से रखा गया क्योंकि इसके बारे में ये बोला जाता था कि भाई ये जो पार्टिकल है ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, यानी ये इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। और इसका नाम जो एटम है उसका मीनिंग ही ये होता है, इनडिविजिबल। तो ये भाई बहुत अरसा तक इसी तरह से, लेकिन उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ठीक है, तो जब उसने न्यूक्लियस के बारे में पॉस्टुलेट बयान किया रदरफोर्ड ने 1911 में, तो फिर उसके बाद ये समझ आई कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, जिसको बहुत अरसे दराज तक यही समझा जाता रहा कि भाई इससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता। लेकिन अब तो देखें, आप लोग समझ सकते हैं कि एटम्स के आगे नेक्स्ट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब और जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो आपने देखा कि एटम्स का जो सेंटर होता है, मतलब हम लोग जो है न्यूक्लियस उसको बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके गिर्द जो ये देखें ये डिफरेंट जो है इसके गिर्द मदार होते हैं, जिसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, और सेंट्रल जो पार्ट होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। अब ये जो है हमारा एटम जो है वो बेसिकली इन पर मुश्तमिल होता है। अब यहां पर किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को हम एटॉमिक नंबर का नाम भी देते हैं। किसी भी एटम का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेंशन करता है। सपोज मैं अगर 1H1 यहां पर लिखता हूं, तो ये जो 1 है ये जी है, यानी एच के यहां पर ये जी और ऊपर ए। अब ए क्या है? ए फॉर एटॉमिक मैस, ये एटॉमिक नंबर, जी को एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, और ए फॉर एटॉमिक मैस। अब एटॉमिक मैस बेसिकली मुश्तमिल होता है किस पर? न्यूक्लियॉन्स पर। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियॉन जो हैं वो बेसिकली आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर आप ऐड कर लेते हैं, इनका समेशन लेते हैं, तो आपको जो हासिल होती हैं वो न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी, और यही जो न्यूक्लियॉन्स हैं इनकी जो तादाद है उसको बोला जाता है एटॉमिक मैस नंबर। एटॉमिक मैस नंबर जो है वो बेसिकली ए से डिनोट किया जाता है। तो जब हम किसी भी एटम को, जैसे कार्बन है, अगर हम उसको भी लिखते हैं C612, तो इसमें जो 6 है ये बेसिकली क्या है? ये जी है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, और ये जो 12 है ये ए है। तो हम लोग इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है आमतौर पर इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से करते हैं, किसी भी मतलब एक्स अगर हम कह देते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है,
तो उसके यहाँ पर जी यानी एटॉमिक नंबर और ए फॉर एटॉमिक मास नंबर जो है इससे डिनोट किया जाता है। आपका पहला आर्टिकल जो है वो इसी से रिलेटेड है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको इसमें रीड आउट कर देता हूँ। बात एक छोटी सी और चीज इसमें मेंशन कर दें कि जैसे मैंने बताया कि एटॉमिक मास नंबर ए जो है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो आप आसानी से, आपको पता है एटॉमिक मास नंबर अगर आपको पता है, ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी हैं इसको आप मजीद किससे डिनोट कर सकते हैं, जी से। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जी को दूसरे ले जाएं, ए माइनस जी इज इक्वल टू एन, यानी इस फॉर्मूले से आप जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ भाई बुक से भी आपको ये आर्टिकल, फिर हम आगे चलेंगे। साइंटिस्ट वर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो शुरू से साइंटिस्ट की ये एक मतलब एक ख्वाहिश थी, उनमें उनकी मतलब ये शुरू से ही जिबिलत में था कि भाई जो छोटे से छोटा पार्टिकल उसको तलाश किया जाए कौन सा पार्टिकल है। तो उसी हवाले से ग्रीक फिलोसोफर Democritus in 585 BC postulated that matter is built from small particles called atoms। यानी जो सबसे छोटे पार्टिकल जिनसे मिलकर मैटर बना, तो ये डेमोक्राइटस ने बताया सबसे पहले कि उसको उसने एटम का नाम दिया था। एटम मींस इनडिविजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज, यानी यूनानी ज़बान में अगर हम बात करें तो जो एटम का मतलब है, जो भी मैंने आपको समझाया, वो इनडिविजिबल, किसको मजीद ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा पार्टिकल। The Rutherford in 1911 discovered that atom had a central part called the nucleus। फिर 1911 में जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया, तो फिर ये जो बात थी पहले इतने सालों से चलती हुई, वो जो पॉस्टुलेट था, जो नजरिया था, वो फिर रॉन्ग साबित हुआ। ठीक है, तो उसने डिस्कवर कर लिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली हमने जो हमारा टॉपिक, पहले तो हम लोग अभी मैंने बात की, बाकी इस चैप्टर में हम लोग इंशाल्लाह रेडियो एक्टिविटी पर भी बात करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर, हाफ लाइफ पर, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, जैसे फिशन एंड फ्यूजन, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो पहला टॉपिक था, वो था एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इस पर थोड़ी सी रीडिंग भी कर देता हूँ। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम वाज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी वैसे एटम जो है वो, उसका जो सारा पार्ट है उसके गिर्द आपको पता है काफी सारे मदार होते हैं, मतलब लाइक दिस, जैसे हमने कहा ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं, लेकिन उसका जो सेंट्रल पार्ट है, वो छोटा सा पार्ट जो है न्यूक्लियस, ये असल में पॉजिटिव चार्ज का हामिल होता है। रीजन क्या है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए मजमूई तौर पर न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, जिसकी हमने बात कर ली कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये डेफिनेशन भी आपकी न्यूक्लियॉन्स की, कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस जो है उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो एटम आल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रिवॉल्व इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, जो मैंने अभी बात की कि वो ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पर इक्वल होते हैं एटम में, जब तक कि वो मतलब अपनी कोई भी आयनिक स्टेट में नहीं होता। एटॉमिक स्टेट में होता है तो तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। The atom also contains electrons which revolve in nearly circular orbits about the positively charged nucleus. The simplest atom is that of hydrogen। सबसे सिंपल आपका हाइड्रोजन एटम है, जिसमें एक आप देख सकते हैं 1H1, अभी मैंने लिखा था 1H1, एक ये जो शो कर रहा है ये Z, यानी एक इसमें प्रोटॉन होता है और एक ही इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो 1 है वो असल में यहाँ पर न्यूट्रॉन इसमें कोई भी नहीं है। ये जो 1 है बेसिकली 1 तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया, जी, और न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं, तो इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 + 0 1 होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं कि एटम also contain electrons which revolve in nearly circular orbit। The simplest atom is that of hydrogen, nucleus of which is a single proton। We describe an element with respect to its nucleus and use the following quantities। The atomic number जिस पर हमने बात कर ली उसको G से डिनोट करते हैं, is equal to the number of protons in the nucleus। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है न्यूट्रॉन नंबर की। न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी न्यूक्लियस में, ये ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, कुछ एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स
लेकिन थोड़ा बहुत फर्क बाज में हो सकता है। द एटॉमिक मास नंबर ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इन द न्यूक्लियस दैट इज ए इज इक्वल टू, जो भी मैंने आपको बताया कि ए इज इक्वल टू सी प्लस एन। द mass ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अगर हम mass की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जितना mass प्रोटॉन का होता है वही उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मामूली सा फर्क हो सकता है। बट प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक प्रोटॉन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर, यानी इतना ज्यादा उससे वो हैवी होता है, भारी होता है। ठीक है जी। So the mass of an atom is nearly equal to the sum of masses of proton and neutron। फिर हम ओवरऑल बात यही कर सकते हैं कि जो किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो ओवरऑल डिपेंड किस पर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही लाइटर पार्टिकल होते हैं, तो इसलिए वो तकरीबन इग्नोरेबल होता है उनका मास। तो मास जो है बेसिकली किसी एटम का ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास को कलेक्टिवली अगर ऐड कर लेंगे तो वो किसी एटम का मास कहलाएगा। तो जनरली एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सिंबल जो है, ये सिंबल अभी लिखी थी मैंने कि एक्स जो है आप लिख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के लिए, और यहां हम लोग जो है जी लिखते हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए, एटॉमिक नंबर, और यहाँ ए जो लिखेंगे वो एटॉमिक मास नंबर। तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियाइड। ठीक है जी। तो जनरली एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एक्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाइड ऑफ हाइड्रोजन हैविंग ओनली वन प्रोटॉन इज, यानी 1h1। एक छोटी सी एग्जांपल भी यहां दी गई है, वो भी हम साथ थोड़ी सी डिस्कस कर लें। नेक्स्ट है भाई एक एग्जांपल इसी टॉपिक से रिलेटेड 18.1, एग्जांपल नंबर 18.1। उसमें क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड। ठीक है, डिफाइंड बाय, एक न्यूक्लियाइड दिया गया है भाई हमारे पास, कुछ ये न्यूक्लियाइड है 613। तो हमने जो फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो किसके इक्वल होंगे, ये जो यहां पर हमने लिखा है 6, बेसिकली जी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जी यहां पर क्या है 6, यानी ये न्यूक्लियाइड से हमें समझ आ रही है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें जो है अभी जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, आपने उस फॉर्मूले को फॉलो करना है कि भाई आपका एटॉमिक नंबर ए किसके इक्वल होता है, ए इक्वल होता है जी प्लस न्यूट्रॉन प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर क्या दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं यहां पर जो एटॉमिक मास हमें दिया गया है, एटॉमिक मास जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, वो कितना है 13। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी। वैल्यूज पुट करेंगे तो जैसे आप वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, तो ए कितना है 13, जी की वैल्यू क्या है 6 प्लस एन, तो यहां से आप एन निकाल सकती हैं, 6 को इस तरफ ले आए, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू एन। तो 13 में 6 माइनस करेंगे 7, तो न्यूट्रॉन आपके पास कितने आ गए हैं 7। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखते हैं कि आपके पास ये जो 6 वाला पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो जिसके एटॉमिक नंबर 6 होता है वो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 13 इसका एटॉमिक मास नंबर है। ठीक है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और 13 उसका जो है वो मास नंबर है। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके बाद अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी आइसोटोप्स। जी आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स बेसिकली एटम्स होते हैं आपके किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। यानी आइसोटोप्स क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर, यानी जो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, यानी जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं 3, 1H1
एक उसका 1H2 और एक और डिस्कस कर लेते हैं 1H3। देख रहे हैं आप लोग, 1 जो है हर एक में हमने क्या बोला, सेम एटॉमिक नंबर, यानी Z जो है वो सेम है। तो देखिए सब में एटॉमिक नंबर Z जो है वो क्या है, सेम है, इसमें भी 1 इसमें 1। अब फर्क किसका पड़ रहा है, एटॉमिक मास नंबर का। यहाँ एटॉमिक मास नंबर A जो है वो 1 है, यहाँ पर A 2 है, यहाँ पर A जो है वो 3 है। तो एटॉमिक मास नंबर A किसके इक्वल होता है, अभी हम पीछे बात करके आए थे G प्लस N की। तो देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है। अब देखिए चेंज किसका आ रहा है, न्यूट्रॉन। किसका चेंज आ रहा है, न्यूट्रॉन। यानी सबसे पहले 1H में देखेंगे तो उसमें देखेंगे 1 प्लस 0 है, यानी एक आपके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन आपके पास जो है वो 0 है। जब आप इसमें जाते हैं 1H2 में तो उसमें देखें कि आपके पास 1 प्लस 1 2, यानी तब आपके पास ये बन जाता है 1 प्लस 1। अब आपके पास एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, वो भी एक। और तीसरे में एटॉमिक मास नंबर 1 प्लस 2, यानी प्रोटॉन फिर एक है और आपके पास न्यूट्रॉन जो 2 हो गए। तो यानी सादा लफ्जों में एटॉमिक नंबर जो है आपने देखा कि वो सेम है। यही डिफॉल्ट डेफिनेशन थी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। मैस नंबर हर दफा चेंज हो रहा है, यानी 1H1 1H2 1H3। और वो किस वजह से चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम नहीं रहते। ठीक है जी, ये इसकी एक एग्जांपल थी। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, रीडिंग कर देता हूँ इस छोटे से टॉपिक की भी मैं आपके साथ। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same number of protons। number of protons क्या है, सेम है, but different number of neutrons in their nuclei। तो 3 isotopes of hydrogen are, जैसे मैंने अभी बात की। अब इनके नेम भी होते हैं, याद रखें कि जो 1H1 है इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इसका क्या नाम होता है जी, प्रोटियम। और ये जो दूसरा 1H2 है इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। और तीसरा 1H3 जो है इसको ट्राइट्रियम बोलते हैं। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है जी इसके। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। प्रोटियम 1H1 contains 1 proton in nucleus and 1 electron that revolves around the nucleus। इसी तरह से ड्यूट्रियम जो है 1H2 contains 1 proton and 1 neutron and 1 electron। यानी जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, लेकिन यहाँ इसमें अब एक न्यूट्रॉन का इजाफा हो गया। तो ट्राइटियम में जो है, ट्राइटियम की जहां तक हम बात करते हैं तो ट्राइटियम में आपके, ट्राइटियम में 1H3 में कंटेन्स 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी शो करना चाहें डायग्रामेटिकली भी, तो ये देखें, अगर पहले वाला अगर आप बनाते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ये 1H1 की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप दूसरी डायग्राम बनाते हैं उसमें यहाँ न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी होता है और एक न्यूट्रॉन भी, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा होता है। ये किसकी डायग्राम मैंने बनाई है, 1H2 की। और इसी तरह से एक तीसरी डायग्राम देखें कि इसमें क्या है, इसमें भी अगर हम बनाते हैं तो इसमें प्रोटॉन, अब आपके एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। और ये देखें, ये इसी तरह से इसके, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी एक ही रिवॉल्व करेगा। आप डायग्राम से भी इसको शो कर सकते हैं। ये डायग्राम है आपकी 1H3 की। ये था भैया आपका एक छोटा सा टॉपिक आइसोटोप्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। देखो नेचुरल का वर्ड आप समझ सकते हैं कि मतलब कुदरती तौर पर। अब रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जो कि जिसमें हिस्सा कौन लेते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है मोर देन, मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 82, जिनका एटॉमिक नंबर जो है मोर देन 82 होता है, वो आपके जो है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और इनसे नेचुरली ये जो हैं ये नेचुरली रेडिएशंस खारिज करते हैं। इनसे जो नेचुरली रेडिएशंस खारिज होती हैं मतलब डिफरेंट फॉर्म में, उसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स की बेसिकली होती हैं, अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, ये वो रेज हैं जो ये नेचुरली, मतलब ये प्रोसेस जो है कुदरती तौर पर खुद ही वकूफ पजीर होता है। अब ये जो एलिमेंट्स नेचुरली रेडिएशंस जिनसे रिलीज होती हैं प्लस इसके साथ एनर्जी भी, ठीक है,
और कुछ न्यूट्रॉन जो हैं वो भी बम्बार्डमेंट के तौर पर वो भी साथ साथ खारिज होती हैं, जो मजीद फिर प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। वो आगे एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ बताना ये है कि ये नेचुरली हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे रेडिएशन जो है वो ऑल द टाइम जो है वो खारिज होती रहती हैं। वो जो एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियसली होता है, सडन होता है, स्पॉन्टेनियसली वो कुपोजीरो होता है। ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियसली, मतलब इस जो रेडिएशंस अमिट करती हैं, खारिज होती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी खारिज होती है इस हवाले से। तो इन जो एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इस सारे प्रोसेस को जिसमें मैंने बताया कि रेडिएशंस एमिट होती हैं, एनर्जी भी रिलीज होती है, इस सारे प्रोसेस को नाम हम देते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि ये नेचुरली ऑक्यूपेशन होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब इसको हमें खुद से करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए इस प्रोसेस को नाम देते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा बुक से भी अब आपके साथ रीड कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। इन 1896 बैकरल एक साइंटिस्ट है, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल्स emit एन इनविजिबल रेडिएशन। मतलब ये उसने अचानक से, मतलब प्रोसेस हुआ था, वो मतलब करना नहीं चाह रहा था, उसने देखा कि भाई जो यूरेनियम सॉल्ट है उसके क्रिस्टल्स ने क्या किया है, उसने इनविजिबल रेडिएशन जो है वो अमिट की, खारिज की। तो क्या हुआ, डेट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट को उसने डार्क कर दिया। तो क्या हुआ, ही आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द रेडिएशन हैड द एबिलिटी टू आयोनाइज अ गैस। फिर उसने ये भी देखा कि जो ये रेडिएशंस हैं किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं, उसके आयंस में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो subsequent experiments by other scientists showed that other substances also emitted radiations। तो ये तो यूरेनियम का उसने एक्सपेरिमेंट मतलब सडनली हुआ, लेकिन फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने मजीद एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह की रेडिएशंस खारिज करती हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दिस टाइप वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी भी एक साइंटिस्ट है, उसने और उसके हस्बैंड ने, दोनों ने मिलकर, उसके हस्बैंड का नाम पियर था, ठीक है, मैरी क्यूरी एंड पियर, इन दोनों ने फिर इस पर मजीद एक्सपेरिमेंट्स करके इसको मजीद डिटेल से बयान किया। दे डिस्कवर्ड दैट टू न्यू एलिमेंट्स विच एमिटेड रेडिएशंस, पहले यूरेनियम, उसके बाद दो इन्होंने मजीद डिस्कवर किए। दीज वर नेम पोलूनियम एंड रेडियम। पोलूनियम ये डिस्कवर किन्होंने किए थे, मैम क्यूरी ने, पोलूनियम, और दूसरे का क्या नाम था भाई, अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, एक तो पोलूनियम और किसने, यानी मैरी क्यूरी ने और उसके हस्बैंड पियर ने, ठीक है जी। एक रेडियम भी, हाँ, रेडियम और पोलूनियम, ये दोनों नेक्स्ट, मतलब जब प्रोसेस देखें, जब कोई भी चीज डिस्कवर होती है तो उसके बाद नए चीजों की तरफ साइंटिस्ट का रुझान बढ़ता है, तो फिर उस पर काम वर्कआउट जारी था, जिसमें जो इस काम को आगे बढ़ाया, जिसको बैकरल ने सबसे पहले 1896 में सबसे पहले यूरेनियम, वो सडनली मतलब प्रोसेस हुआ था, लेकिन ये इन्होंने फिर आगे अपने इस काम को बढ़ाते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पियर ने दो न्यू जो है पोलूनियम और रेडियम जो है वो डिस्कवर किए कि भाई ये भी दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनसे भी रेडिएशन जो है वो उसी तरह खारिज होती हैं नेचुरली, और रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस वो कुपोजीरो होता है। ठीक है जी। तो मजीद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हेनरी बैकरल ने, सजेस्टेड दैट रेडियो एक्टिविटी वाज अ रिजल्ट ऑफ द डेके ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। यानी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं उनसे बेसिकली, मतलब ये स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं होते, याद रखिएगा, अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं उन वही आगे प्रोसेस को जारी रखते हैं, उनसे रेडिएशन खारिज होती रहती हैं, वो नए फिर आगे नए एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, ये प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन बुक पर भी निशान लगा लें, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ये याद रखना है, जो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा उससे रेडिएशन खारिज नहीं होगी। पहली कंडीशन इसकी ये होती है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, यानी वो ब्रेकडाउन करेगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, अनस्टेबल होगा, फिर ही उससे नए न्यूक्लियास, दो या तीन न्यूक्लियाई नए बनेंगे और उससे रेडिएशन खारिज होंगे। Unstable nuclei is called natural radioactivity, and the elements which emit such radiations are called radioactive elements. So three types of radiations are usually emitted by a radioactive element, जो मैंने अभी आपसे बात की, तो इनके नाम है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड द गामा रेज। ये साइन से मैंने शो किया है, ये अल्फा है का साइन है, बीटा का, ये गामा का। दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस वर स्टडीड, ठीक है, यूजिंग द, मतलब आगे इनको भी स्टडी किया गया, देखा गया, तो उसमें से जो
ये तीनों जो रेस थी, अगर मतलब इसको स्टडी किया गया तो इसमें से एक रे जो थी, मतलब सपोज अल्फा जो है वो उसकी डायरेक्शन कुछ यूं चली गई, ठीक है, और दूसरी की बीटा जो है वो इस डायरेक्शन में, और जो गैमा रेस थी वो बिल्कुल सीधी, गैमा बिल्कुल सीधी जो है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब उनकी डायरेक्शन कुछ भी नहीं थी। तो इससे पता चला कि गैमा रे जो है वो उन पर कोई भी चार्ज नहीं था और बिल्कुल सीधी, लेकिन अल्फा पर आप कह सकते हैं पॉजिटिव और बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इनकी डायरेक्शन जो है दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहेगी। अगर अल्फा इस तरफ को जा रही है तो बीटा दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है जी। तो ये थे रेडियो एक्टिव जो आपकी यहाँ से रेडिएशन खारिज होती हैं उनके बारे में। The radioactive source placed inside the magnetic field, the radiations emitted from the source splits into the components alpha and beta radiations and in opposite direction in the magnetic field, while आपकी जो gamma radiations हैं does not change its direction, वो बिल्कुल सीधी मूव करेगी। ठीक हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर हमारा टॉपिक जो है वो आज का लेक्चर फिनिश होगा। नेक्स्ट एक टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको साथ एक्सप्लेन कर दूं। बैकग्राउंड रेडिएशंस की बात करेंगे। बैकग्राउंड रेडिएशंस बेसिकली ये भी इन्हीं ही की बात हो रही है, लेकिन ये रेडिएशंस ऑल द टाइम जो है हमारे माहौल में, हमारे सिस्टम में, एटमॉस्फेयर में ये हर वक्त जो है वो अमिट होती रहती हैं और हम लोग जो है वो इसको फील भी नहीं करते। इवन हमारी जो रॉक्स होती हैं, सॉइल है, एयर है, किसी भी जगह पर ये जो रेडिएशंस हैं ये हर वक्त अमिट होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मतलब ये जो रेडिएशंस हैं हमें इसलिए फील नहीं होती क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए ये जो रेडिएशंस हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में मौजूद होती हैं और अमिट हो रही होती हैं प्रोसेस, इसलिए हम इनको नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है जी। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। तो रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है जी। तो इसमें एवरीवेयर कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे मैंने बताया कि रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर ऑफ अवर, ठीक है, प्लैनेट और ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दिस नेचुरल रेडिएशंस इज कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशंस, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इनमें भी जो होता है वो नेचुरली वकूफ होता है, तो ये भी नेचुरल रेडिएशन ही कहलाती हैं, ठीक है। और ये मैंने जैसे बताया आपको, कहाँ कहाँ आपकी रॉक्स हैं वहां से भी आप हो सकती हैं, सॉइल से हो सकती हैं, एयर में भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो बात यह है कि ये भी प्रोसेस कंटिन्यू रहता है हमारा हर वक्त इन रेडिएशंस के अमिट होने का। तो इट इज एज मच पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट एज सनशाइन एंड रेन। बिल्कुल आप इसी तरह कह सकते हैं जैसे हमारे माहौल में सनशाइन है, धूप जो है वो मौजूद है, ठीक है, बारिश होती है, रेन मौजूद है, उसी तरह से ये जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं ये भी हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, बिल्कुल उसी तरह एग्जिस्ट करती हैं। फॉर्चुनेटली बॉडीज कैन टॉलरेट इट, ठीक है। ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारी बॉडीज जो होती हैं वो उसको बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर ना कर सकते होते तो यकीनन ये बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो डेंजरस होती हैं बहुत ज्यादा। तो ओनली प्लेसेस वेयर रेडिएशन इज वेरी हाई कैन बी इंजरियस टू हेल्थ। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा होती हैं जिन जगहों पर, इलाकों में, वहां पर कुछ इंजरियस हो सकती हैं, आपको मतलब तकलीफ दे सकती हैं, आपको इंजरी हो सकती है उससे। अदरवाइज ये मतलब सेफ होती हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। और द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशंस, ठीक है। आउटर स्पेस दिस रेडिएशन इज कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशंस व्हिच प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स आयंस। मतलब जो आपकी पहले से मौजूद है इब्तदाई रेडिएशंस है वो किस पर मुश्तमिल होती हैं, प्रोटॉन्स इसमें शामिल हैं, आयंस हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और आपके लार्जर न्यूक्लियाई। तो द कॉस्मिक रेडिएशंस इंटरेक्ट्स विद एटम्स, ठीक है, in the atmosphere to create a shower of secondary radiations। अब पहली जो मतलब प्राइमरी रेडिएशन जो मैंने बात की है वो आपकी डेंजरस नहीं है, ठीक है। उसमें आपके जैसे प्रोटॉन्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन इनसे फिर रेडिएशन, ये जो प्राइमरी है इसको कॉस्मिक रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कॉस्मिक रेडिएशंस आपकी जो प्राइमरी रेडिएशंस है उनको बोला जाता है। और इनसे फिर आगे रेडिएशन जो खारिज होती हैं वो सेकेंडरी कहलाएंगी। जो सेकेंडरी रेडिएशन होती हैं वो आमतौर पर जो है वो इनसे कुछ ज्यादा मतलब रखती हैं, मतलब उनकी पावर थोड़ी ज्यादा होती है, वो थोड़ी आपके लिए डेंजरस भी हो सकती हैं। द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद एटम्स
दूसरे एटम से मिलकर द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन, जिसमें एक्स रेज आपके शामिल हैं। एक्स रेज में आपने देखा है कि ये रेडिएशंस कॉमनली यूज होती हैं मतलब बॉडी पार्ट्स में को देखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा म्यूऑन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स हैं। मतलब ये जो सारी हैं, इनसे प्राइमरी से जो आगे जन्म लेती हैं बनती हैं वो सेकेंडरी होंगी, और इनको कॉस्मिक रेडिएशंस भी कहते हैं। और बेसिकली ये सारी रेडिएशन जो है, चाहे वो सेकेंडरी प्राइमरी, इन सबको मजमूई तौर पर हम लोग बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देते हैं। तो बेटे आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट आगे चलेंगे, इन्हीं से रिलेटेड हमारा टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस पर होगा। आज हम यहीं पर अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।